दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज एक राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति संबंधित टॉपिक लेकर के उपस्थित है और आज का हमारा टॉपिक है आहड़ सभ्यता। तो ये राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति है जिसमें आहड़ सभ्यता के बारे में बात करेंगे। ये गिलुंड उदयपुर के पास स्थित है। तो दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे रीट, JMRC, HSSC, PA, UPCL, पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, LDC और अन्य एग्जाम के लिए। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा टॉपिक है आहड़ सभ्यता और ये राजस्थान के उदयपुर जिले से लगभग 2-3 मील दूर आहड़ कस्बे के पास आयड़ नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आहड़ सभ्यता की। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर राजस्थान, तो ऑप्शन अगर आपका राजस्थान है तो राजस्थान होगा। अगर आपको उदयपुर दे रखे कि कौन से जिले में है तो उदयपुर जिला होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी के किनारे है तब आपका उत्तर बनेगा आयड़ नदी के किनारे है। और बात करते हैं इसी के साथ में कि आहड़ संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी, कि आहड़ की जो संस्कृति थी या हम कह सकते हैं आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण प्रकार की सभ्यता थी और ये संस्कृति लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। कि आहड़ की सभ्यता है ये 4000 वर्ष पुरानी है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आहड़ सभ्यता की खोज, तो सर्वप्रथम खोज इसकी 1953 में हुई थी। आहड़ सभ्यता की जो पहली खोज, सर्वप्रथम खोज 1953 में की थी और ये अक्षय कीर्ति व्यास थे जिन्होंने 1953 में आहड़ की सर्वप्रथम खोज की थी। और इनके बाद में लगातार जो क्रमवाइज, तो इसके बाद में 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल, जिसको शॉर्ट में RC अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने जो इसकी खोज की थी। सर्वाधिक उत्खनन 1961 में किया गया था। आहड़ सभ्यता का जो सर्वाधिक उत्खनन का कार्य है ये 1961 में किया गया था। और हंसमुख सांखलिया, जिसको HD सांखलिया के नाम से भी जाना जाते हैं, और ये पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने सर्वाधिक उत्खनन का कार्य 1961 में करवाया था आहड़ सभ्यता का। और इसी के साथ में हम बात करते हैं कि आहड़ सभ्यता प्राचीन शिला लेख में आहड़ सभ्यता का नाम ताम्रवर्ती नगरी के नाम से मिलता है। कि प्राचीन जो शिला लेख है उनमें आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से उल्लेखित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसको ताम्र नगरी भी कहा जाता था, कि सर्वाधिक खुदाई में जो तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं और इसी कारण इसको ताम्र नगरी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसी के साथ में। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। तो बात कर लेते हैं कि इस सभ्यता का विकास बनास नदी घाटी में उदयपुर से गिलुंड तक माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस सभ्यता का विकास, तो ये बनास नदी की घाटी में और उदयपुर से लेकर के गिलुंड तक माना जाता है। इस कारण इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा उपनाम है वो बनास सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास है कि स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, कि कुछ लोग इसे धूलकोट कह करके भी पुकारते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आहड़ सभ्यता या आहड़ संस्कृति का दूसरा नाम और आपको ऑप्शन मिले धूलकोट, तो आपका ये ऑप्शन होगा धूलकोट। आहड़ सभ्यता को मृतकों के टीले की सभ्यता भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है मृतकों का टीला।
चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास अब हम बात करेंगे कि इसकी खोज के बाद आहड़ सभ्यता का काल, यानी आहड़ सभ्यता का जो इसका काल था वो कब से कब तक था। तो रेडियो कार्बन विधि के आधार पे जो यहाँ पे C14 के अनुसार आहड़ सभ्यता का काल 2000 से 1200 BC माना जाता है। कि जो आहड़ सभ्यता है इसका C14 के अनुसार इसका काल 2000 से 1200 BC माना जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल, यानी आहड़ सभ्यता अपने इस काल में सर्वाधिक फलती फूलती रही है। तो ये इनका 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी पूर्व का काल माना जाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास है आहड़ सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी आहड़ की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यह हम कह सकते हैं आहड़ सभ्यता की खुदाई के अवशेष में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लाल काले रंग के मृद भांड, यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनमें कटोरियां, प्याले, मटके आदि शामिल है। ये हमें आहड़ सभ्यता के अवशेष में खुदाई में प्राप्त हुए हैं। आगे है अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े मृद भांड भी मिले हैं जिनको गोरेया या कोठ भी कहते हैं। कि आहड़ सभ्यता से कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े भांड प्राप्त हुए हैं जिनको कोठ या गोरेया कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अगली विशेषता। तो आहड़वासी कृषि उत्पादन भी करते थे। तो यहाँ पे हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और चावल के साक्ष्य से हमें ये पुष्टि होती है कि आहड़वासी कृषि कार्य करते थे। और पशुपालन में कुत्ता, हाथी, गेंडा से ये परिचित थे। आहड़वासी जो लोग थे वो कुत्ता, हाथी और गेंडा, इन जानवरों या इन पशुओं से वो परिचित थे, इनका पालन करते थे। और अब हम बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास आहड़ की जो अन्य विशेषताएं हैं, आहड़ सभ्यता में मुर्दों को उत्तर दिशा में सिर करके दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आहड़ सभ्यता में जो शवों को दफनाने का, तो उसमें सिर उत्तर दिशा में किया जाता था और ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अब हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता में 2 या 3 चूल्हे, एक मकान में तो 6 चूल्हे प्राप्त हुए। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि 2 या 3 चूल्हे सभी घरों में प्राप्त होते हैं, लेकिन एक घर में स्पेशली 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। तो इनसे पता चलता है कि उस समय संयुक्त परिवार प्रथा के संकेत मिलते हैं, क्योंकि 2 से अधिक जो चूल्हे प्राप्त हुए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय संयुक्त परिवार प्रथा शायद ये थी जिसमें बड़े परिवार थे। और चलिए बात करते हैं इसमें आगे। तो आगे हमारे पास जो अन्य विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में आपके सामने है, यहाँ पर बड़े परिवारों या सार्वजनिक भोजन बनाने की व्यवस्था भी की जाती थी। कि जब यहाँ पे जो बड़े बड़े या 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, तो इन 6 चूल्हे के आधार पे हम कह सकते हैं या तो सार्वजनिक भोजन पकाया जाता था या वहाँ पर बड़े बड़े परिवारों के लिए भोजन पकता था। और आगे आहड़वासी मुलायम काले पत्थर या धूप से पकाई गई कच्ची ईंटों से अपने मकान का निर्माण करते थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं या तो वो काले पत्थर का प्रयोग करते थे या कच्ची ईंट जो धूप में सुखा करके उसका मकान बनाने का कार्य करते थे। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं इनके आगे जो हमारे पास संस्कृति है। आहड़ सभ्यता के बारे में जो विशेषताएं हैं, आहड़ से 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई है। 6 तो तांबे की मुद्राएं हैं और 3 मुहरें प्राप्त हुई है। आहड़ से हमें मिट्टी के बने बेल की आकृति की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे एक बेल की भी आकृति प्राप्त हुई है और उसे बनासियल बुल की संज्ञा दी जाती है। कि जो बेल है ये बनासियल बुल है
और बात करते हैं इसी के साथ में आगे। तो यहाँ पर आहड़ से तांबा गलाने की भट्टी भी प्राप्त हुई है। तो इससे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर तांबे का गलाई का कार्य किया जाता था और तांबे की बहुत अधिक मात्रा में उपकरण प्राप्त होने के कारण इसको ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रंगाई व छपाई के लिए लकड़े के ठप्पे यानी छापे मिले हैं जिनसे रंगाई का कार्य किया जाता था और वो एक ठप्पे या छापे बने हुए थे जिससे रंगाई का कार्य किया जाता था। और अब आगे हम बात कर रहे हैं कि आहड़ सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या है। अभी तक आहड़ की जो पतन का मुख्य कारण है उसका कोई पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इसके अनेक कारण बताए जाते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बनास नदी में बाढ़, या तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि बनास नदी में बाढ़ आने के कारण ये संस्कृति पूरी की पूरी तबाह हो गई, या भूकंप या कोई महामारी के कारण ये संस्कृति या हम कह सकते हैं ये सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन अभी तक स्पष्ट कारणों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और चलते हैं बात करते हैं आगे। तो आगे हमारे पास यहाँ पे कि उदयपुर में मावली तहसील में धौली मगरी के टीले में मिले अवशेष आहड़ सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ पे आपसे बात बताया जा रहा है कि उदयपुर में मावली तहसील में धौली मगरी के टीले में अवशेष प्राप्त हुए और उन अवशेषों को आहड़ सभ्यता से संबंधित अवशेष माना जाता है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।